नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत पंचायत ना शुरू करते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ और कला ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? Recently, which Indian scripture and treatise on performing arts have been included in UNESCO's Memory of the World Register? ऑप्शन है आपके रामायण और भरतनाट्यम, वेद और योग सूत्र, गीता और नाट्य शास्त्र, उपनिषद और कथकली। तो अभी हाल ही में गीता और नाट्य शास्त्र, भारतीय ग्रंथ और कला ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% है, हर पीसीएस एग्जाम में आएगा ये, ध्यान से देखिएगा इसको। अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है वो यूनेस्को द्वारा संचालित किया जाता है और यूनेस्को का स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस कब मनाया जाता है? On which date is the International Day for Monuments and Sites observed? ऑप्शन से आपके 12 मार्च, 18 अप्रैल, 5 जून या 27 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 18 अप्रैल को मनाया गया। अब इस बार की थीम क्या थी 2025 की? आपदा एवं संघर्ष से खतरे में धरोहर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों पर निःशुल्क प्रवेश की पहल की। मतलब इस बार जो ये दिवस मनाया गया है इसमें ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसने क्या किया है, स्मारक में जो वहां पे घूमने जाते हैं लोग तो उनके लिए निःशुल्क प्रवेश रखा है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत के या फिर हम लोग जैसे लोग, गरीब लोग सब वही चाहते हैं, कहीं भी फ्री में व्यवस्था हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 3698 स्मारक हैं जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। अगला सवाल, K2-18B क्या है? व्हाट इज K2-18B? ऑप्शन से आपके एक अंतरिक्ष यान है, एक खगोलीय धूमकेतु है, एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट है या एक कृत्रिम उपग्रह है। तो K2-18B एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट है, डिस्टेंस एक्सोप्लैनेट है। ये है कहां पर? तो ये सिंह नक्षत्र में है, लियो में। इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है। ये लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, वो जो रेड ड्वार्फ स्टार्स होते हैं ना उनकी। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से K2-18B के वातावरण में जीवन संबंधी अणु पाए गए हैं। इसका मतलब कि वहां भी हो सकता है कि जीवन संभव हो, और ऐसा हुआ तो इस बार का पार्टी वहीं पे रहेगा। अगला सवाल, कर्मचारी पेंशन योजना EPS की शुरुआत कब हुई थी? When was the Employees Pension Scheme launched? ऑप्शन है आपके नवंबर 1985, नवंबर 1995, जनवरी 2000 या मार्च 1990। अब जो आपका EPS है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, इसकी शुरुआत नवंबर 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इतना पुराना न्यूज आज क्यों चर्चा में है? तो EPS योजना की जो थर्ड पार्टी है उसका इवेल्युएशन प्रक्रिया जो है वो दिसंबर 2025 तक पूरा करने की सिफारिश की गई है, इस वजह से ये चर्चा में है। और EPS योजना के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि, माफ करिएगा, यहाँ 1000 है। 1000, 10,000 हो जाएगा तो फिर मजा ले लेगा सब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU का उद्घाटन किसने किया? Who recently inaugurated the Athlete Passport Management Unit? ऑप्शन है आपके अनुराग ठाकुर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो हाल ही में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। APMU का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ।
एपीएमयू जो है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के तहत स्थापित किया गया है, याद रखिएगा इस चीज को। और इसकी मुख्य भूमिका जैविक संकेतकों की दीर्घकालिक निगरानी करना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए बी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है आपके अमेरिका, साउथ अफ्रीका, भारत या ब्राजील। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका मुख्यालय हमारे देश भारत में स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आईबीसीए की शुरुआत जो है ना वो प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्ण जयंती से हुई, यानी कि 50वें वर्षगांठ पर हुई थी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू भी किया था। आईबीसीए 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई थी। इसकी स्थापना जो है मोदी जी ने की, और कब की? 9 अप्रैल 2023 में। और याद रखिएगा कि इस दिन आईबीसीए की प्रोजेक्ट टाइगर का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा था। अगला सवाल, भारत का रक्षा उत्पादन 2025 तक किस राशि तक पहुंचने की संभावना है? व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू बाई 2025? ऑप्शन है आपके 1 लाख करोड़, 1.60 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.6 लाख करोड़। अब भारत का वो क्या था आपका रक्षा उत्पादन था, तो 2025 तक का रक्षा निर्यात याद रखिएगा 30,000 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। और 2029 में रक्षा उत्पादन जो है वो 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और वहीं 2029 में रक्षा निर्यात जो है वो 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो याद रखना है आपको क्या क्या पॉइंट्स। पहला बात, रक्षा उत्पादन 2025 जो था, जो कि हमारा क्वेश्चन था, वो 1.60 लाख करोड़ का है। वहीं रक्षा निर्यात 2025 30,000 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं 29 में रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ तक, और 29 में रक्षा निर्यात 50,000 करोड़। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने किस तिथि को बच्चों की तस्करी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? ऑन विच डेट डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स लैंडमार्क डिसीजन ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग? ऑप्शन है आपके 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल या 18 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 को बच्चों की तस्करी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। स्पीड तेज है, मेरी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है, बस यही है कि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको और अच्छा दो, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में। आप कमेंट करिएगा, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं स्लो स्पीड में भी करूंगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता को बच्चों की तस्करी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना कि माँ बाप के साथ बच्चे जा तो रहे हैं, लेकिन वहीं से टंगा जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, कुछ बोलेंगे है नहीं, लिबी लिबी कौआ करके लेके चल दे रहा है सब। अब इसके वजह से तस्करी वाले जो बच्चे हैं, मतलब तस्करी किए गए जो बच्चे हैं या तस्करी के पर्पस के लिए जो बच्चे उठाए गए हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, उनका उपयोग किस में हो रहा है? यौन शोषण में हो रहा है, बधुआ मजदूरी, जो टपरी पे छोटू बैठा रहता है वो बना दिया जाता है, या फिर बाल विवाह का उपयोग करने के लिए। तो ध्यान देना है, हर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, जाएं तो सतर्क रहें, हाथ न छोड़ें, जरूरत पड़े रस्सी से बांध को लटका ले पीछे। अगला सवाल, भारत में मल्टी कोर फाइबर पर पहला क्वांटम कुंजी वितरण ओके क्यूकेडी परीक्षण किसके सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया है? हु हैज कोलैबोरेटेड फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन? क्यूकेडी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ओवर मल्टी कोर फाइबर। ऑप्शन है आपके इसरो, डीआरडीओ, सी डॉट और एसटीएल, या फिर बीएसएनएल और बेल। अरे यार, आंसर तुम बतेबे नहीं किए, इतना जल्दीबाजी। भारत में मल्टी कोर फाइबर पर पहला क्वांटम कुंजी वितरण परीक्षण जो है वो सी डॉट और एसटीएल के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया है। अब एमसीएफ तकनीक का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? एक ही फाइबर में कई सारे अरे यार, हम भी क्या लिख रहा है, माफ करिएगा, कई यहाँ पे हो जाएगा आपका
कई कोर द्वारा डाटा ट्रांसमिशन करना, मतलब एक ही फाइबर में कई कोर्स के द्वारा डाटा को ट्रांसमिशन करना है। QKD के लिए सामान्यतः डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, MCF तकनीक का मुख्य लक्ष्य एक ही फाइबर में कई कोर द्वारा डाटा ट्रांसमिशन करना है और QKD के लिए सामान्यतः डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, इंडसइंड बैंक ने हाल ही में डिप्टी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the deputy CFO of IndusInd Bank? ऑप्शन है आपके अरुण खन्ना, संजय अग्रवाल, संतोष कुमार या विवेक सिंह। तभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने संतोष कुमार को अपना डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया है। अब संतोष कुमार बने हैं तो ये अरुण खुराना की जगह लेंगे। इनकी नियुक्ति जो है वो 18 अप्रैल 2025 से प्रभावित हुई है। संतोष कुमार की नियुक्ति अरुण खुराना की जगह पे हुई। इंडसइंड बैंक माइक्रो फाइनेंस ऋणों में बढ़ते लेखांकन विसंगतियों से जूझ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसने अभी तक अपना कोई परमानेंट CEO नियुक्त नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन था जो समाप्त होता है। अब हमारे आखिरी पेज पे आते हैं। आज है बारी दीपक सिंह जी के बारे में जानने की। शहीद दीपक सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP के एक बहादुर जवान थे। वे 15 जून 2025 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए। यह संघर्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हुआ था, जिसमें भारतीय जवानों ने अद्वितीय साहस का परिचय भी दिया। दीपक सिंह बिना किसी गोलीबारी के हाथों में केवल लाठी, डंडों और हिम्मत के साथ लड़े। उन्होंने कई चीनी सैनिकों को पीछे ढकेला, लेकिन अंत में मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे, तभी हम कहें कि डंडा लेके कहाँ उड़े थे। यूपी और बिहार के लोगों का यही खासियत होता है, हाथ में कट्टा या तलवार रहे ना रहे, डंडा से भी अच्छा खासा डंडा कर देते हैं। और अपने गांव में ही पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी बहादुरी को लेकर भारत सरकार और ITBP ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका नाम उन शहीदों में दर्ज हो गया जिन्होंने बिना हथियार के दुश्मनों को झुकाया। और दीपक सिंह आज युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो नमन है ऐसे हमारे सैनिकों को जो सिर्फ डंडा से डंडा कर देते हैं। और सही बात है, भारत के अगर सैनिक खड़े हो जाए ना तो डंडा करने में देरी करते भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी और यूजफुल हो आपके लिए। भगवान करे जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं वो उसमें सफलता ही पाए। अब हमारा तो यही शुभकामना रहेगा। और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।